नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या टेलीग्राम पे पोस्ट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के जो एससी वर्मा के प्रॉब्लम थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में उसी को फिर से डिस्कस करते हैं। आप लोग अगर इस सारे क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ सबको अच्छे से कर दोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसके लिए मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास के नाम से। आप जाके वहां से उसको देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसके सिवा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आपकी रैंक आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, और जैसा आपको पता है हर सेशन में मैं आप बोलता हूं कि मेरे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं। और देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, क्योंकि जब तक आप अपने गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप उसको रिमूव नहीं कर पाओगे और एग्जाम में सिमिलर मिस्टेक्स होगी। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये कह क्या रहा है, टू ब्लॉक्स ऑफ masses 10 kg and 20 kg are placed on the x-axis. The first mass is moved on the axis by a distance of 2 centimeter. By what distance should the second mass be moved to keep the position of the center of mass unchanged? देखो ये कह क्या रहा है कि 10 केजी और 20 केजी के दो ब्लॉक हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं। तो चलो बना देते हैं। एक ब्लॉक है हमारा कितने केजी का, 10 केजी का, इसको मान देते हैं 10 केजी। और दूसरा ब्लॉक कितने का है, 20 केजी का। अब आप बताओ, ये एक एक्स एक्सिस के अलोंग पे रखे हुए हैं। अब बोल रहा है कि जब ये यहाँ रखे थे इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आसपास आएगा, मान लेते हैं ये हुआ सेंटर ऑफ मास, इसको ओरिजिन मान लेते। अब ये बोल रहा है कि जो 10 केजी का मास था, अगला इसने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को आप समझ गए ना, कुछ भी पूछेगा आप आराम से कर दोगे। अब ये कह रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड, जो पहला मास था उसको हमने 2 सेंटीमीटर आगे घसका दिया है। तो अगर ये 10 केजी यहाँ ओरिजिन पे था, अब ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो गया है। ओरिजिन से हमने कितना डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ फिर से बना देते हैं। ओरिजिन से हमने 2 सेंटीमीटर आगे घसका दिया। अब जो 10 केजी का मास था वो यहाँ पे आ गया। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, जो ओरिजिनल था 2 सेंटीमीटर। अब 20 केजी तो यहाँ रखा हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि 20 केजी को हम कहाँ लेके आए। मान लेते हैं इसको हम कहाँ पे लेके आए, y2 पर, ठीक। एक्स के दूर डायरेक्शन में, तो x2 मान देते हैं। ये इनिशियल पोजीशन था, यहाँ से x2 के डायरेक्शन में इधर लाए। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ था, सेंटर ऑफ मास वहीं रहना चाहिए, इसमें कुछ भी चेंजेस ना आए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जब हम पहले को घुमाएंगे तो दूसरे को भी मूव कराएंगे, तभी तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस होगा, नहीं तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन क्या कर रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिया। चलो जो जो डेटा दिया है लिख लेते हैं। M1 इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, 10 केजी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। M2 इक्वल टू 20 केजी। और क्या बोल रहा है, अब जब ये इनिशियल कंडीशन में था, अगर हमें किसी का सेंटर ऑफ मास लिखना होता था, अगर ये हम रेफरेंस पॉइंट O मान लें, यहाँ से पहला मास, उस रेफरेंस पॉइंट से उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास जितने थे M1 प्लस M2, ये होता था कि नहीं? लेकिन यहाँ कह क्या रहा है, जब हम इसको यहाँ से मूव कराए, सेंटर ऑफ मास में हमारे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं? ट्विस्ट यही है, जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, कांस्टेंट रह रहा है। तो जब हम सेकंड में लगाएंगे इक्वेशन, तो जो हम ये सब मूव करा रहे हैं,
तो हमारा सेंटर ऑफ मास अगर अनचेंज्ड है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0, 0 इक्वल टू, अब इसके लिए लिख रहे हैं जो सेकेंड हमने मूव कराया है इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस दूसरा मास 20 है, और उसको हम कितना, यहाँ साइन में नहीं लिख रहा हूं, अगर देखो यहाँ पे साइन डिसाइड कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में मैं क्या दे रहा हूँ, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में आएगा क्या दूंगा, निगेटिव। तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है, x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 10 प्लस 20। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा, 10 दूना 20 है तो 0 हो जाएगा, 20 प्लस 20 x2 इक्वल टू 0। यहाँ से जब x2 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये देखो माइनस हो जाएगा, -20/20। तो जो x2 निकल के आया, ये कितना निकल के आया, -1 सेंटीमीटर। x2 सेंटीमीटर में था ना, तो यूनिट सेंटीमीटर में आई। तो जो हमारा x2 है इसको हम कितना दूर इधर मूव कराएंगे, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर हम पहले को राइट साइड ले जा रहे थे, दूसरा हमारा लेफ्ट साइड आएगा, सेकेंड मास, यहाँ देखो सेकेंड मास शुड बी डिस्प्लेस्ड। क्वेश्चन में देखो ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछेगा घुमा के, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा ये सब टाइप के क्वेश्चन आप वहां हैंडल नहीं कर पाओगे। और ये जो माइनस आया है ना, ये याद रखना कि टुवार्ड्स सेंटर ऑफ मास की तरफ आप आ रहे हो बाई अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। नहीं, सब कुछ सही करने के बाद भी आप गलत कर दोगे अगर साइन सही से नहीं रखा। 1 सेंटीमीटर टुवार्ड्स किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में, towards left, so that center of mass, so that position of center of mass remain unchanged, so that position of center of mass remain unchanged। समझ में आया कि नहीं, हम सेकेंड मास को कितना मूव कराएंगे, 1 सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास की तरफ। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि जेईई और नेट में प्रीवियस ईयर में सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं और फ्यूचर में फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि आपसे कहां पे मिस्टेक्स हो रहा है। वो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो किया ना उसी तरीके से है, वहां एक्स पे था यहाँ वाई पे है। अगर आपने वो क्वेश्चन समझ लिया होगा तो इसको आराम से कर दोगे। चलो रीड करते हैं। Two blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line. The first block is raised through a height of 7 centimeter. By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 centimeter? इसमें देखो सेंटर ऑफ मास को भी मूव करा रहा है, वहां पे सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट था। चलो डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो मास है, कलर मैं अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक मास है नीचे जिसको हम मान देते हैं 10 केजी, और ऊपर वाला मास कितना है हमारा 30 केजी। ठीक, अभी मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आया हुआ था। ये सारा रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं ताकि किसको कैसा मूव करा रहे हैं आसानी से समझ में आ सके। तो कितना भी टाइम लगे आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया ना, आप क्वेश्चन को आराम से कर दोगे फ्यूचर में जब भी कभी पूछेगा। अभी देखो जब हमने कुछ नहीं किया था, माना सेंटर ऑफ मास हमारा इस पॉइंट पे कहीं आ रहा था। अब क्या किए कि ये जो आपका 10 केजी का मास था इसको 7 सेमी भाई साहब ने ऊपर उठा दिया है। ठीक, चलो अभी यहां से कितना ऊपर लेके चला आया है 10 केजी को, 7 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक, 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है उठाया है आपका जहां पे पहले था। तो उस केस में क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास हमारा 1 सेंटीमीटर मूव कर जा रहा है। सेंटर ऑफ मास को मैं इससे दिखाता हूं। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हमारा कितना मूव कर गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर मूव कर गया। अब देखो जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो क्या 30 केजी भी चेंज होगा कि नहीं, जरूर होगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि 30 केजी किधर, कहां पे मैं रखूं कि एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल करे। चलो अभी हमको डिस्टेंस नहीं पता है, हम कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। मान लेता हूं नीचे की तरफ
हम कितना यहाँ पे रख दिए हैं, किस डिस्टेंस पे, y2 डिस्टेंस पे। अगर नीचे आ रहे हैं तो हमारा नेगेटिव में आएगा और ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव में। यहाँ साइन कन्वेंशन बना देता हूँ, अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड आ रहे हैं तो माइनस लेंगे। ठीक, चलो अब जो जो डेटा दिया, अब समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन पूरा सिमिलर क्वेश्चन पिछले की तरह है, कुछ नहीं करना है, बस जैसा जैसा बोल रहा है वैसा हमने ड्रॉ किया। देखो यार, फिजिक्स एकदम इजी है, क्वेश्चन में जैसा बोले एक बार वो समझ गए ना तो कुछ भी क्वेश्चन में दे आप आराम से कर दोगे। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है, इसको 1 मान देते हैं, इसको 2। तो जो हमारा m1 है, m1 की वैल्यू है 10 केजी, m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 30 केजी। ठीक, अब जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये नीचे वाला, इसको हमने कितना रेज किया है, 7 सेंटीमीटर, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर मूव किया है। तो वर्टिकल को हम y में लेते थे, y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आया कि नहीं? अब चलो हम कैलकुलेशन करना इसके लिए चालू करते हैं। सेंटर ऑफ मास हमने कितना मूव कराया, 1 सेंटीमीटर। तो चलो सब सेंटीमीटर में रखते हैं, 1 सेंटीमीटर। पहला मास रेफरेंस पॉइंट अगर हमारा ये था, देखो सबके लिए हम इसको रेफरेंस मान के अपना m1 x1 m2 x2 वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसको रेफरेंस मान के हमारा ये जो बनाया हूं, यहाँ RF लिख देता हूं। पिछले क्वेश्चन में भी नोट कर देना, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट था। यहाँ से हम m1 x1 ये सबके लिए लगाए थे। तो यहाँ पे जब हम इसको लगाऊंगा तो 1 इक्वल टू 10, कितना मूव किया, 7 प्लस, अभी मैं प्लस ले रहा हूँ, माइनस आएगा मतलब नीचे की तरफ, y2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 इक्वल टू 70 प्लस 30 y2 डिवाइडेड बाई 40। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 40 इक्वल टू 70 प्लस 30y। यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए। जब 40 को इधर ले आओ, 30 को इधर, माइनस 30y इक्वल टू 70 में से 40 गए कितना, 30। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे, निकल के आएगा -1, y2 है ना। तो चलो यहाँ y2 कर देते हैं। तो जो y2 की डिस्टेंस निकल के आई है -1, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम y2 को यहाँ से -1 नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आंसर निकल के आया है, कितना सेंटीमीटर मूव कराएंगे, 1 सेंटीमीटर। तो हमारा सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं? या उसको मैं यहाँ उसको भी लिख देता हूँ, 30 केजी बॉडी। देखो यार, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस ना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं इतना टाइम देके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एल्गोरिदम डेवलप कर दिए, फिर तो यार कुछ भी पूछे आप उसको आराम से कर दोगे। इसलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, समझिए कहना क्या चाह रहा है, फिर उसको सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। और देखो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसमें गलती कर देंगे। अगर आपका बेसिक एकदम नहीं स्ट्रांग होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। चलो इसको रीड करते हैं। इसमें देखो कह क्या रहा है, कंसीडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन व्हिच अ ट्रे ऑफ मास m, एक ट्रे है जिसका मास m है। देखो, कैरिंग ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस, एक कमरा है जिसपे एक ट्रे रखा हुआ है जिसका मास m है। इस ट्रे पर एक आइस का टुकड़ा रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है और उस क्यूबिक का साइज l है। आपसे पूछ क्या रहा है, इफ द आइस मेल्ट्स बाय व्हाट डिस्टेंस डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रे प्लस द आइस। देखो ये ट्रे और आइस का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास मैं मान देता हूं यहाँ पे कहीं होगा, जो रेड कलर से दिखा रहा हूं। तो आपसे पूछ रहा है कि जब आइस पूरा पिघल जाएगा तो क्या होगा, अभी आइस सॉलिड में है, जब पिघलेगा तो पूरा लिक्विड टाइप में फैल जाएगा कि नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना मूव करेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं। देखो ये कह क्या रहा है, खेला यही है, अगर आप इसको समझ गए ग्रेविटी फ्री तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अब इसको समझिए। जब हमारा ये हाल ग्रेविटी फ्री है, क्या है, ग्रेविटी फ्री, अगर ये ग्रेविटी फ्री है और जब हमारा आइस पिघलेगा
जब आइस मेल्ट होगा, आफ्टर आइस मेल्ट, जब ये आइस मेल्ट होगा ये लिक्विड का शेप ले लेगा कि नहीं, स्फेरिकल वही देगा। जब ये शेप ले लेगा तो ये बताओ ग्रेविटी फोर्स है क्या, इस पे कोई ग्रेविटी फ्री है? यहां मैं लिख देता हूं आफ्टर द आइस मेल्ट्स। जब आइस मेल्ट हो गया है, क्या वाटर किस शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में होता है, उसको मैं नहीं दिख रहा हूं। जब ये मेल्ट हुआ तो इस पे देखो क्या कोई ग्रेविटी लग रही है? अगर ग्रेविटी होता तो इस पे mg नीचे की तरफ आता, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जिससे सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता। लेकिन ये पूरा कमरा ग्रेविटी फ्री है, और अगर ग्रेविटी फ्री है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो चलो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ और इसको नोट करके आप नोट्स बना रहे हो तो नोट कर लेना, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जब भी ऐसा केस आए और एग्जाम में आने की चांसेस से बहुत ही ज्यादा है ये कॉन्सेप्ट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन करने चले जाएंगे और क्वेश्चन वहीं पे उनका गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर जैसे ही अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप रीड करोगे तुरंत टिक कर दोगे ऑप्शन ऑफ द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम would not move, the center of mass of the system would not move। ठीक, समझ में आया कि नहीं क्या कर रहा है? ये हुआ क्यों? क्योंकि जब ये फैला, भले पूरे पैन पर जो ट्रे है फैल गया पानी आइस पिघल के, लेकिन इस पे कोई ग्रेविटी नहीं है, जिसके कारण ग्रेविटी फोर्स आएगा नहीं, और इस ट्रे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। ये रहा हमारा आंसर। इसको अच्छे से समझ लेना कि क्यों हुआ है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी पे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। और यार जब मैं आपको ये सेंटर ऑफ मास में डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था, तो वहां पे डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन किया था कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पॉइंट से कहाँ आता था? 4r/3 के ऊपर आता था, यही था कि नहीं? तो उसी का हम इसमें यूज करेंगे। तो चलो इसको रीड करते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। आपसे पूछ रहा है कि एक यूनिफॉर्म प्लेट है जिसका आउटर रेडियाई r2 है, इनर रेडियाई r1 है, सेमी सर्कुलर शेप में है। आपसे पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। देखो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो मैंने एक लेक्चर आपको नहीं दिया था कि अगर कोई बॉडी से हम कुछ पार्ट काट के निकाल दे तो उसका सेंटर ऑफ मास जो रिमेनिंग पार्ट का होता था कैसे निकालेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो पहले जो पूरा वाला है बाहर का, इसको मैं एक पूरा मान लूंगा और उसमें से इनर वाले को घटा दूंगा, तो हमें ये शेप जो दिया है, देखो मैं ये जो हैशटैग, एक मिनट, ये रेट से मैं करता हूँ, जो यहाँ पे मैं देखो हैशटैग कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमें मिल जाएगा कि नहीं? जो हमारा बाहर का है ये पूरे में से अगर हम अंदर का घटा देंगे, हमें इतना ही शेप चाहिए, आराम से मिल जाएगा। तो पहले के लिए हमें सारा कॉन्सेप्ट पता है, क्या होता था सेंटर ऑफ मास m1, ये किसके सिमेट्री आ रहा है? देखो ये हमें y एक्सिस पे निकालना है, x एक्सिस पे तो 0 आ जाएगा, आपको पता ही है सिमेट्री है। तो चलो y एक्सिस पे हमसे निकालते हैं। तो y एक्सिस पे अगर आपका ये डिस्क होती थी, अगर डिस्क होता था, उसका रेडियस r होता था, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता था? अगर r रेडियस था, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ओरिजिन से कहें 4r/3 पे आता था कि नहीं, जब ये पूरा था? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। पहले हम बाहर वाले को कंसीडर करेंगे, उसमें से छोटा वाला निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको आ गया होगा। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वहां नहीं सीख पाए थे तो यहाँ से फिर से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से सीखिए, कुछ भी नहीं है, मैं देखो कितने आराम आराम से एक एक चीजें सिखाता हूँ, ताकि आप अगर ध्यान से कंसंट्रेट होकर सीखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिए पॉज कर करके, तब तक आगे मत जाइए जब तक एक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। चलो
अब देखो प्लेट आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब ये अंदर और बाहर की जो है सेम है। तो मैं जब सेम है तो दोनों की डेंसिटी रो मान देता हूँ और थिकनेस टी मान देता हूँ। अब हमें मास चाहिए। एम इक्वल टू क्या होता है? घनत्व इंटू आयतन। और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया इंटू थिकनेस। यही वॉल्यूम होता है ना किसी भी चीज का। अब ये जो हमारा सर्कुलर सेमी सर्कुलर प्लेट है, प्लेट सेमी सर्कुलर में हम प्लेट की थिकनेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ? m1। ये बाहर, पहले मैं बाहर वाले को क्या मानूं? R2 दिया है ना, इसको मैं m1 लेता हूँ। m1 मास, इसका क्या आएगा? जब इसको मैं लिखूंगा, चलो ये 2 है तो यहाँ पे 2 ही डालते हैं, सारा R2 में दिया है ना। तो इसका डेंसिटी क्या है? रो। वॉल्यूम, वॉल्यूम पहले मैं एरिया इंटू यहाँ लिख देता हूँ, रो ए इंटू टी। समझ में आया कि नहीं? मास इक्वल टू रो ए टी। तो चलो एरिया क्या आएगा इसका? सेमी सर्कुलर पाई R2 स्क्वायर, और सेमी है आधा तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू थिकनेस। ये मास होगा। इसी तरह m1 लिखते हैं। कलर चेंज कर देता हूं, अंदर वाले को 1 है ना तो यहाँ पे m1 लिखते हैं। डेंसिटी रो, एरिया इसकी कितनी आएगी? पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आधा है तो आधे से डिवाइड कर देंगे, इंटू थिकनेस। मास क्लियर हो गया कि नहीं? अब बताओ इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा। देखो यहाँ पे मैं 2 ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन, जो ये बड़ी वाली लाइन है इसका कहीं यहाँ आएगा कि नहीं? 4R2 डिवाइडेड बाई कितना? 3 पाई, यही ना? 4R2 डिवाइडेड बाई 3 पाई। देखो यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से दिखता हूँ इसको बाहर। जो R2 वाले के लिए है इसके लिए कितना आएगा? 4R2 डिवाइडेड बाई 3 पाई। अब इनर वाले के लिए मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, जो अंदर वाला है वो मान लेता हूँ उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। कितना आएगा? 4R1 डिवाइडेड बाई 3 पाई। अब हमें मास पता चल गया। अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट ओ मान रहे हैं, यहाँ से हमें डिस्टेंस भी पता चल गया। पूरे में से अंदर वाले को मैंने घटाया है। तो सेंटर ऑफ मास मैं कैसे लिखूंगा? चलो सेंटर ऑफ मास इसका लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा? y डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो y सेंटर ऑफ मास क्या है? m2 y2, ये बाहर वाला माइनस अंदर वाला m1 y1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। अब वैल्यू पुट करते हैं, सारा आंसर अपने को निकल के, यहाँ हम घटा रहे हैं ना तो यहाँ भी हम माइनस कर देंगे। ऐड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि बाहर वाले में से अंदर को घटा रहे हैं। चलो m2 की वैल्यू पुट करते हैं। क्या m2 की वैल्यू हमने निकाला है? m2 की वैल्यू निकाला है, यहाँ देखो, रो इंटू पाई, रो इंटू पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू थिकनेस इंटू y2 की डिस्टेंस कितना है? ये देखो बाहर वाले का 4R2 इंटू 3 पाई, 4R2 इंटू 3 पाई। समझ में आया? माइनस m1 डेंसिटी रो पाई एरिया R1 स्क्वायर। देखो यार इसमें केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं करना है। सारा क्वेश्चन आप आराम से कर दे जाओगे। 4R1 डिवाइडेड बाई 3 पाई डिवाइडेड बाई, बाहर वाले मास में से अंदर वाले को घटा देते हैं, पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इंटू रो, माइनस रो टी पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कि नहीं? अब जब इसको हम अरेंज करेंगे, देखो यहाँ रो पाई आर स्क्वायर, ये सबको मैं कॉमन लूंगा। यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लेता हूँ। अभी मैं क्या क्या कॉमन लूँ? रो पाई और टी, ये सब में ऊपर से भी कॉमन लेता हूँ, नीचे से भी। तो एक कट जाएगी, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? जब इसको करेंगे 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, तो बचेगा 2/3, यही बचेगा ना, 2/3। पाई आर टी कैंसिल हो गया, क्या बचा है? R2 क्यूब माइनस 2/3 R1 क्यूब डिवाइडेड बाई, देखो यार इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ एकदम आराम से और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पाई/2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब इसको अपने को और सिंप्लीफाई करना है, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या निकल के आएगा? y सेंटर ऑफ मास, जब इसको हम और सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई। अब देखो R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब का मैं फार्मूला लिखता हूँ। मैथमेटिकल टूल में अलजेब्रा के लेक्चर में आपको मैंने क्यूबिकल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो सिखाया था। R2 माइनस R1 दूसरे ब्रैकेट में R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर,
यहाँ पे अब फिर से प्लस आएगा, अगर प्लस वाला होता तो माइनस आता था, माइनस में प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इसका मतलब एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। समझ में आया कि नहीं? आई होप आ गया होगा। अब यहाँ से इसको और सॉल्व करो। R2 माइनस R1 से टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आया? देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आएंगे, मैंने एक कॉन्सेप्ट पे करा दिया, कुछ भी दे आप यही कॉन्सेप्ट लगाना, आराम से उसको कर दे जाओगे। क्या निकल के आया है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और ये हमने कहाँ से लिया है? जो हमारा रेफरेंस पॉइंट वो है यहाँ से। तो अगर आपसे पूछे तो यहाँ लिख देना अबव द सेंटर, इतने डिस्टेंस पे आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब R1 R2 की वैल्यू कुछ भी दे, आप यहाँ पे पुट करके आराम से उसको निकाल सकते हो। ये जस्ट मैंने एक कॉमन टर्म के लिए आपको सिखाया कि कभी भी देखो, मेरा सिंपल सा फंडा है, आपको रटवाना नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। भले कुछ ही क्वेश्चन करो, लेकिन इतना स्ट्रांग आपका कॉन्सेप्ट हो जाए कि कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आप उसको आसानी से कर दो। और यार यहाँ तक वीडियो देख लिए हो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि आपसे कहां पे मिस्टेक्स हो रहा है। चलो इसको रीड करते हैं। देखो इसमें कह क्या रहा है? मिस्टर वर्मा 50 kg and Mr. Mathur 60 kg are sitting at the two extremes of a 4-meter long boat, 40 kg standing still in water. To discuss a mechanics problem, they come to the middle of the boat, neglecting friction with water. How far does the boat move on the water during the process? देखो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख के बिल्कुल मत घबराइए और इस प्रोसेस को अच्छे से सीखिए। सेंटर ऑफ मास का देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास। अगर आपने जरा सा कुछ किया उसको डिस्प्लेस, तो नाव आपकी यहाँ पे डूब जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन आना बहुत ही जरूरी है। तो चलो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा बनाते हैं। एक कह क्या रहा है कि एक नाव है, कुछ इस तरीके से नाव बना देते हैं। नाव पानी में है, ठीक। अब कह रहा है कि मिस्टर वर्मा जो 50 किलो के हैं, तो चलो मिस्टर वर्मा है जो 50 केजी के हैं, एक एंड पे खड़े हैं, और मिस्टर क्या है? माथुर साहब। माथुर साहब यहाँ पे हैं, ठीक। अब ये दोनों आपस में बतिया रहे हैं। इसके अलावा क्या है? जो वर्मा जी है इनका वजन कितना दिया हुआ है? 50 केजी, और एक का वजन दिया हुआ है 60 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसको बैठाओगे? चलो यहाँ पे मैं वर्मा जी को ले लेता हूँ, यहाँ पे वर्मा ले लूँ। किसका वजन? माथुर है ना, माथुर को पहले ले लेते हैं। आपके ऊपर है, किसी को भी लो, आंसर सेम आएगा। ये रहे माथुर और ये रहे आपके वर्मा, ठीक। अब माथुर साहब का वजन कितना है? इनका वजन है 60 केजी। और वर्मा जी का वजन कितना है? वर्मा जी का वजन है 50 केजी। और इस बोट पे पानी भी है, पानी में मतलब डूबी हुई है, तो उसका भी कुछ मास तो आता ही होगा। तो उसका मास कितना है? 40 केजी, जो आके उसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे लग रहा है टोटल कितना? 40 केजी, ठीक। उसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसका पॉइंट मास से दिखा दे रहा हूँ, 40 केजी। समझ में आया कि नहीं? जो यहाँ पे वाटर है, देखो बोला है ना लॉन्ग बोट 40 केजी, स्टैंडिंग टू स्ट्रीम जो बोट है उसका वजन 40 केजी दिया हुआ है, ठीक। उसका यहाँ बीच में आएगा। और ये लंबा कितना है? समझो क्वेश्चन अंदर अच्छे से। ये बोट लंबा है 4 मीटर। अब कह क्या रहा है? ये दोनों, अब एक प्रॉब्लम थी, कोई मैकेनिक्स का पता नहीं कौन से प्रॉब्लम में उलझे थे। ये दोनों ने क्या किया कि यहाँ से बोल रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे। तो ये नहीं सुन पा रहे थे, दोनों ने क्या किया? ये बोलते हुए आगे चलना शुरू किया और ये सुनने के लिए आगे आना शुरू किए कि आखिर डिस्कशन क्या कर रहे हैं। तो क्या सिनेरियो हुआ उसको फिर से प्लॉट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो होता है ना कि कोई लोग दूर खड़े रहते हैं और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो और नजदीक आने की कोशिश करते हैं कि नहीं। वही वो बोल रहा है कि कोई एक प्रॉब्लम थी जिसको डिस्कस करने के लिए वो लोग बीच में आ गए हैं।
अब बीच में दोनों आ गए हैं। अगर ये 4 मीटर का था तो अब यहाँ से कितना दूरी पर आ गए हैं, 2 मीटर पर। चलो दोनों को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। माथुर साहब को ब्लू से बनाए हैं ना, ये भी बीच में आ गए, और इनको ग्रीन से बनाए हैं वर्मा जी को, ये भी आ गए हैं। ठीक, अब एकदम बीच में आ गए नाव के, और ये इसका बोट का जो 40 केजी था वो बीच में लग ही रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना चेंज होगा, मतलब जो बोट है वो कितना मूव करेगी वाटर में। अब जितना सेंटर ऑफ मास चेंज होगा वाटर में, वो उतना ही तो मूव करेगी। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए। अब देखो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगी, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये कौन सा साइड है, राइट। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और अगर इधर मूव करेगी, इसको मैं निगेटिव ले रहा हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, जो सेंटर ऑफ मास है इसकी बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले के लिए सॉल्व करने के लिए ये रेड कलर नहीं यूज किया ना, इसको मैं माथुर साहब को रेफरेंस मान देता हूँ। अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा, और मैं यहाँ माना तो हमारा एक वेरिएबल ऑटोमेटिक चला जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दूरी कितना है इसके सेंटर ऑफ मास की, अगर ये पूरा 4 मीटर है तो यहाँ से यहाँ ये 2 मीटर आएगा। तो चलो पहले हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास इनिशियली कितना था। समझ में आया कि नहीं? माथुर साहब को ओरिजिन माने, चलो यहाँ पॉइंट ए और बी भी नाम दे देता हूँ। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। एक बार फील आ गई ना तो क्वेश्चन को आराम से आप कर दोगे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने ए को क्या माना है, लेट ए बी द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। अब सबको मैंने एक सिस्टम मान लिया। फार्मूला याद है ना, m1 x1 जो करके हम निकालते थे, ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। अब यहां से हमको मास चाहिए और सबकी डिस्टेंस चाहिए, तो लिख देते हैं। माथुर किसको पहले रखे हैं, माथुर साहब को, तो चलिए m1 उनको मान लेते हैं, कितने केजी के हैं, 60 केजी के। इसके बाद क्या है हमारा, m2 पे वो बोट है जिसका वजन है 40 केजी। m3 पे क्या है, m3 है 50 केजी। ठीक, अब सबका डिस्टेंस हमको पता, अगर हम ओरिजिन से x1 लेंगे क्या है 0, x2 लेंगे 4 का आधा 2, और x3 लेंगे कितना है 4 मीटर। समझ में आया कि नहीं? ये क्या होता था, m1 x1 जो मैंने आपको फार्मूला में सिखाया था। तो चलो डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, मास इनटू रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस। तो पहला मास कितना है 60 केजी, और रेफरेंस इसका डिस्टेंस कितना है 0, तो आ जाएगा 60 इंटू 0 प्लस m2 दूसरा मास है 40, रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है 2 मीटर की दूरी पर। रटिएगा मत, बस मास और उस रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है उसको लिखिएगा। 50 और ये कितने दूर पर खड़े हैं 4 मीटर पर सेंटर से, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 60 प्लस 40 प्लस 50। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 280 डिवाइडेड बाई 150। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए निकल के आएगा 1.87 मीटर। किधर से हमने निकाला है, फ्रॉम ए। जो ए रेफरेंस है इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट 2 पे नहीं आएगा, इसके जस्ट पहले ए से 1.87 मीटर पर आएगा। अब बोल रहा है कि अब हमें पता चल गया शुरू में सेंटर ऑफ मास इधर था, अब जब पास में आ गए हैं एकदम बीच में, तब सेंटर ऑफ मास क्या होगा उसको हम एनालिसिस करते हैं। अब बताओ जब बीच में आ गए हैं, मास बराबर है, इसको तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास जस्ट इसका आधा होगा कि नहीं बोट का। तो वही चलो लिख देते हैं। यहाँ मैं देखो आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। when they come when they come to midpoint, when they come to mid point of the boat सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई एट 2 मीटर। कहाँ से करेगा, हमने सारा कैलकुलेशन ए से किया है, फ्रॉम ए। तो हमारा बोट कितना होगा, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ये होगा 2 माइनस, शुरू में 2 माइनस 1.87,
कितना निकल के आएगा? 0.13 मीटर। किस डायरेक्शन में निकल के आया है? पॉजिटिव आया है, मतलब हमने किधर माना है? राइट साइड में। तो जो हमारा वाटर के पूछा हुआ था कितना चेंज होगा? 0.13 मीटर। और किस डायरेक्शन में? इसके राइट डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। व्हाट डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस? तो जब ये पास में आएंगे तो जो हमारा बोट है वो वाटर पर कितना मूव हो जाएगा? 0.13 मीटर राइट की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इन सब क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे विजुलाइज करना है, खुद से नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए उसकी प्रैक्टिस अभी से डालिए। जितनी मिस्टेक्स करनी है अभी करिए, सबके साथ होता है। शुरू में प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते, लेकिन एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, दो तीन बार आप करोगे, आपको सारा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। और नहीं होता उसका एक सिंपल सा कारण है कि आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके वहां से वो सब देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वहां पे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस किया हूं, और इसमें मैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स कराता हूं। ये इसलिए सीरीज चालू किया हूं कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ले ली है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। तो ये लेक्चर को देख के इसके बाद उनके पास जो भी बुक है जाके क्वेश्चन सॉल्व करें, सारा प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। और मेरा देखो मेन मोटो है आपको एल्गोरिदम डेवलप कराना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार वो प्रोसेस सीख गए तो कुछ भी पूछे आप उसको आसानी से कर लोगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें और क्या-क्या चेंज करने की जरूरत है। ऑफलाइन क्लास होता है, वहां तो स्टूडेंट लोगों को देख के पता चल जाता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ऑनलाइन में जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमको आइडिया नहीं लगेगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है जो नहीं सॉल्व होता, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, वहां पे डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर सेशन के बाद मैं सारा स्टडी मटेरियल वहां पे पोस्ट कर देता हूँ। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।